नमस्कार दोस्तों, एमके लीगल शिक्षा में आपका स्वागत है। हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा पे डिस्कस कर रहे थे। इसको हमने दो पार्ट में इसका वीडियो बनाए हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट भी देख लें, सो दैट कि सेकंड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो लग कैसे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज में हमारा ये 9th वीडियो है और रेस जुडिकाटा का सेकंड पार्ट है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको रेस जुडिकाटा अच्छे से समझ में आए। रेस जुडिकाटा हम पहले बात कर चुके हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेस एंड जुडिकाटा। रेस मतलब सब्जेक्ट मैटर, जुडिकाटा मतलब डिसाइडेड और एडजुडिकेटेड। कोई भी ऐसा मैटर जिस पे कोर्ट डिसाइड कर चुका है उस पर दोबारा मुकदमा न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। यही रेस जुडिकाटा का नियम है। हम इसकी 4 एक्सप्लेनेशंस को और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। अभी हम बात करते हैं कि एसेंशियल्स क्या क्या है रेस जुडिकाटा के लिए, क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपका मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, जो मैटर है आपका वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो पार्टीज सब्सिक्वेंट सूट लेकर आएंगी वो या तो सेम पार्टीज हो जो कि आपके पुराने सूट में थी, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, या वो एक ही टाइटल में लिटिगेट करते हो, तभी वो लोग वहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है सब्सिक्वेंट सूट में। एक सब्सिक्वेंट सूट भी होना जरूरी है क्योंकि रेस जुडिकाटा आपका सब्सिक्वेंट सूट में ही लगता है। जब कोई भी मुकदमा दोबारा से कोर्ट न्यायालय के सामने लाया जाता है, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, और अगर उसको पेश करने वाली पार्टीज भी सेम है, उसमें दिया गया मैटर भी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू है, तो वहां पे रेस जुडिकाटा का नियम अप्लाई होगा और वो सूट बार हो जाएगा। आप वो मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले कोर्ट उसको डिसाइड कर चुका है, सो दैट कि जितने भी केसेज हैं वो रिड्यूस हो सके और किसी भी मुकदमे को एक निश्चित न्यायिक निर्णय पे लाया जा सके। अदरवाइज होगा क्या कि जो रिच लॉबी है वो पुअर अगर उसका अपोनेंट है तो उसको तो परेशान ही रखेगा, बार बार नोटिस भेजेगा, बार बार उसको ऊपर केस करता रहेगा सेम मैटर के ऊपर, और इसमें क्या होता है, इरेगुलरिटी भी क्रिएट होती है आपके जुडिशियल डिसीजंस में। अब सब्सिक्वेंट सूट में तभी रेस जुडिकाटा लगेगा जब एक फॉर्मल सूट हो, और फॉर्मल सूट भी आपका फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, किससे? बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। देखिए, इस एसेंशियल में हमें 3 चीजें मिली। पहला आपका मैटर, दैट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू दोनों सूट्स में। दूसरा, उसको लाने वाली पार्टीज वो भी आपकी होनी चाहिए। और तीसरी अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट जिसने फॉर्मल सूट को डिसाइड किया है। इन्हीं के ऊपर हमारी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है बेयर एक्ट में, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 से लेकर 8 तक है। अगर हम बात करें तो क्या मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू क्या होता है? देखिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू वो मैटर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट इश्यूज इन अ सूट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ कोर्ट। किसी भी न्यायालय को अपना निर्णय देने के लिए जिन इंपॉर्टेंट इश्यूज की जरूरत होती है कि यहाँ पे मुझे ये तो इश्यूज हैं, इनको तो हमें डिसाइड करना है और ये चाहिए, वहां पे इन्हीं का ऊपर डिसीजन देना है, ऐसे इश्यूज को डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। देखिए, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड क्या है? तभी केस को फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड माना जाएगा जब कोई अपील पेंडिंग ना हो। मान लीजिए लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उसके अगेंस्ट में कोई अपील पेंडिंग है, तो अभी वो फाइनली डिसाइडेड नहीं है। अपीलेट कोर्ट उस पर डिसीजन चेंज कर सकती है। फाइनली डिसाइडेड कब माना जाएगा? जब वो कोई भी अपील पेंडिंग ना हो
और अगर उसको कोर्ट में कहीं उसकी अपील पेंडिंग है तो वहां डॉक्ट्राइन ऑफ रिस जुडिकाटा नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सबजुडाइस लगेगा, क्योंकि जब आपका फॉर्मल सूट पेंडिंग होता है, इन दैट केस डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सबजुडाइस इसमें लगती है। रिस सबजुडाइस को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो भी रिस जुडिकाटा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका देखा जाए तो पहले वाला वर्जन वही है। जब केस पेंडिंग रहेगा पुराने वाला तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सबजुडाइस लगेगी, और जहां आपका केस डिसाइड कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा फाइनली, वहां पे आपका रिस जुडिकाटा लगेगी। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए अपील तो लाई करती थी, लेकिन जो भी जजमेंट डेटर था उसने अपील की ही नहीं। एक लिमिटेशन पीरियड दिया होता है हर एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, तो उस केस में जो लिमिटेशन पीरियड दिया था उसने उस लिमिटेशन पीरियड के दौरान अपनी अपील अपीलेट कोर्ट में दायर नहीं की, और उसका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया है। तो इन दैट कंडीशन आल्सो दैट फॉर्मर सूट इज कंसिडर्ड एज फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। वहां पर भी हम उस मुकदमे को पूर्णतः कोर्ट द्वारा फाइनल निर्णय दिया हुआ मानेंगे। अभी हम बेयर एक्ट की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ रिस जुडिकाटा के जो वीडियो थे उसमें ये तो समझा रखा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रिस जुडिकाटा क्या है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बेयर एक्ट डेफिनेशंस को नहीं एक्सप्लेन किया है। देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 4 तक हम पढ़ चुके थे, एक्सप्लेनेशन 5 की बात करते हैं। एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बात करता है, देखिए ये आपके रिलीफ की बात कर रहा है। रिलीफ जो हमने क्लेम किया है, इसको अगर हम अच्छे से समझें तो रिलीफ क्लेम बट नॉट ग्रांटेड इन डिक्री। एक्सप्लेनेशन 5 में क्या है कि रिलीफ क्लेम तो किया गया लेकिन डिक्री में से ग्रांट नहीं किया गया। इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ इज क्लेम्ड विल बी रिस जुडिकाटा। यहां पे क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 5 कि जो आपने क्लेम किया था रिलीफ, उसको ये माना जाएगा कि कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया है, मतलब कोर्ट ने मना कर दिया है, कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है उसके ऊपर। और ऐसे क्लेम के ऊपर अगर आप सब्सिक्वेंट सूट में वो क्लेम करते हैं तो वहां पे रिस जुडिकाटा लग जाएगा। लेकिन ये कब अप्लाई होता है, जब आपका क्लेम जो है वो सब्सटैंशियल रिलीफ होना चाहिए एंड द कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट इट। ये इसमें दो कंडीशंस दी गई है। ठीक है, मान लीजिए ये बेसिकली देख यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई आपने रिलीफ की डिमांड की फॉर्मल सूट में और कोर्ट ने उसको नहीं दिया तो यही माना जाएगा कि कोर्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया, और नेक्स्ट जब आप सब्सिक्वेंट सूट लेके जाते हैं उसी रिलीफ को क्लेम करने के लिए तो वहां पे रिस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 6 की। एक्सप्लेनेशन 6 क्या कहना चाहता है आपका कि वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट। देखिए यहाँ पे राइट की बात हो रही है, कौन सा राइट, इट मे बी ए पब्लिक राइट और इट मे बी ए प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच राइट shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating। ये क्या कहना चाह रहा है कि जहां पर भी आपका कोई राइट के लिए क्लेम किया जाता है एक या एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा जिसमें सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वहां पर जो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उस सूट को फाइल करता है जिसमें बाकी लोग भी इंटरेस्टेड तो थे, ठीक है, लेकिन उसको इसको आगे लेके कोई एक ही रिप्रेजेंटेटिव जाता है, तो ऐसे केस में अगर कोई सब्सिक्वेंट सूट आता है किसी दूसरे ऐसी पार्टी के द्वारा तो वहाँ पे आपका रिस जुडिकाटा अप्लाई होगा। यानी ये रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। अब एक ही आदमी बाकी सबके बिहाफ पे कैसे केस लड़ सकता है, इसका सीपीसी में प्रोविजन दिया गया है। ऑर्डर 1 रूल 8 आदेश 1 नियम 8 में ये बताया गया है कि एक ही व्यक्ति केस को अपने डिमांड भी कर सकता है, आपके क्लेम कर सकता है आपके राइट को, और किसी केस को डिफेंड भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। सब एक ही कॉमन इंटरेस्ट में जब हो तो वो कॉमनली कर सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं जहां एक्सप्लेनेशन 6 लगती कैसे है।
देखिए, देयर मस्ट बी अ राइट क्लेम्ड बाय वन और मोर पर्सन इन द कॉमन फॉर देमसेल्फ। जब आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखना है तो ये कंडीशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आप वहाँ क्या देखेंगे कि किसी राइट को क्लेम किया गया है कि नहीं किसी एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा, और वो कॉमन इंटरेस्ट में था कि नहीं था। पार्टीज के जो एक्सप्रेसली नेम्ड, पार्टीज नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड इन द सूट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द सूट। अभी सभी के नाम तो नहीं लिखे हुए हैं वहां पे, एज ए प्लेंटिफ सबके नाम तो नहीं लिखे हुए हैं। तो जो लोग क्लेम किए हैं, मान लीजिए जिस राइट के लिए क्लेम किया गया है, इट मे बी पब्लिक और प्राइवेट राइट, उसमें जिन लोगों के नाम एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है सूट में, वो लोग भी इंटरेस्टेड होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि द लिटिगेशन मस्ट हैव बीन कंडक्टेड बोनाफाइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड। जो लिटिगेशन है ये बोनाफाइड होनी चाहिए, और जितने भी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड थे, जो जो आदमी इसमें इंटरेस्टेड थे, ये सबके बिहाफ पे होना चाहिए। ये पार्टीज की बात कर रहा है कि जहां पे कोई एक रिप्रेजेंटेटिव सूट लेकर आता है किसी राइट के लिए, और उनमें से किसी सब्सिक्वेंट सूट में उन्हीं लोगों में से कोई दूसरा सेम सब्जेक्ट मैटर सेम राइट के लिए क्लेम करता है, तो वहां पे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 7 की अगर हम बात करें तो आपका जो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 है, ये आपका एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की बात करता है। बिफोर 1976 एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ था। बेयर एक्ट को अगर हम पढ़ें, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड रेफरेंसेज इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of the decree। ये डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग्स एंड ए फॉर्मर प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। किसी सब्सिक्वेंट सूट में अगर किसी ऐसा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात आती है तो वहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ये आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सप्लेनेशन 7 है, इट वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो 1976 में अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में, वहां पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को इसमें डाला गया था, एंड इट विल डायरेक्टली अप्लाई टू दी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। अभी हमने बात की थी कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट। कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में आपका एक्सप्लेनेशन 8 बताता है। बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन 8 क्या कहता है कि एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय ए कोर्ट, कि कोई भी ऐसा इशू जो फाइनली डिसाइड एंड हर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। किसकी बात कर रहा है ये? लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जिसपे किसी गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा रखी है कि उसके ज्यूरिसडिक्शन को, कि आप रेवेन्यू से रिलेटेड केस सुनेंगे, आप भाई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है तो आप इंडस्ट्री से रिलेटेड सुनेंगे। ऐसे ज्यूरिसडिक्शन को लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है। और ज्यूरिसडिक्शन को कौन कम या ज्यादा कर सकता है, कौन बढ़ा सकता है? ओनली पार्लियामेंट। इट इज अ पार्लियामेंट्री नेचर। Competent to decide such issues shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। देखिए, इसमें हमें कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट को समझने के लिए एक बार टाइप्स ऑफ कोर्ट देखने होंगे। टाइप्स ऑफ कोर्ट क्या क्या है हमारे पास? कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट्स ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एंड कोर्ट्स ऑफ कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की, तो यहां पर भी आपके रेवेन्यू कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जितनी है वो सारी आ जाती हैं यहाँ पे। और कोई भी ऐसा सूट जिसका डिसीजन इन कोर्ट्स ने दिया है, इट मे बी अ कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, इट मे बी कोर्ट ऑफ अ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन और कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन, और फिर उस सूट को सब्सिक्वेंट सूट में लाया जाता है जो सूट इन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था किसी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में। मान लीजिए रेवेन्यू कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने एक केस को डिसाइड कर दिया, फिर उस केस को आप किसी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में लेकर आते हैं, ठीक है, तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा लग जाएगा। वहां पे ये चीज नहीं देखी जाएगी कि भी इसको तो रेवेन्यू कोर्ट ने किया था, उन्होंने फैसला ढंग से किया नहीं, अभी आप सिविल कोर्ट को बोलोगे आप कर दो,
तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। आई होप यहां तक आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें, पार्ट 1, क्योंकि दोनों पार्ट्स को आप देखेंगे तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक भी कर दें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें।